Assistive Robots by Make and Run। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मेक एंड रन। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं असिस्टिव रोबोट्स के बारे में, जो हमारी किसी न किसी एक्टिविटी में हमें असिस्ट करते हैं। जैसे कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं इस समय एक रोबोट के बारे में जिसका नाम है वॉटॉक्स। और ये रोबोट ही बच्चों में कोडिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ रोबोट है ये। और कितने छोटे बच्चों को हम एक टैबलेट में लर्निंग बाय डूइंग के मेथड से कोडिंग सिखा सकते हैं ऐसे रोबोट्स के थ्रू। ये आप देख रहे हैं कि ये रोबोट फ्लोर पे चल सकता है। ऐसे रोबोट्स को आप देख रहे हैं, शेप और साइज आइडेंटिफाई कर पा रहा है वो कैमरे में, उसके ऐप पे, टैबलेट में। इस तरीके के रोबोट्स के थ्रू हम एक हार्डवेयर में कुछ गेम्स भी प्ले कर सकते हैं, जैसे कि गोल्फ खेल रहे हैं ये लोग, भी देखते हैं आगे। ये देखिए, तो किसी भी तरीके का जो रोबोट्स असिस्टेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जब भी हम उन्हें यूज करते हैं हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट। और कितनी आसान कोडिंग है इसकी, आप देख रहे हैं। बस ड्रैग एंड ड्रॉप के टैबलेट में इसके ऐप पे इसे प्रोग्राम कर दिया गया और प्रोग्राम करके सेकेंड रोबोट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है बडी। देखिए, इस रोबोट के अंदर फेशियल रिकॉग्निशन है, सबके चेहरे पहचान रहा है। हमने इसमें अलार्म सेट किया है सुबह 5:30 बजे का। इसके ओनर ने इसकी सुबह 5:30 AM पे जाता है, फेस रिकॉग्नाइज करता है और ये लाइट्स को ऑन कर देगा। अभी एनिमेटेड फेस है इसका, गेस्चर रिकॉग्निशन, फेशियल रिकॉग्निशन। ये देखिए, लाइट्स ऑन कर दिया इसने। कमांड्स को फॉलो करते हैं ऐसे रोबोट्स जो हमारे इन्वायरमेंट में हमारे साथ रहते हैं और हमारी एक्टिविटीज़ में हमको किसी न किसी तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाई मैंने शुरू में ही बताया कि ऐसे रोबोट्स को हम असिस्टिव रोबोट्स कहते हैं। एक फैमिली मेम्बर या एक पेट की तरह ये हमारे साथ रहते हैं। और बॉडी में बहुत ही अच्छे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, देख रहे हैं, जैसे कि लुक आफ्टर करना, घर को देखना। इसके थ्रू ये डायरेक्टली एक IoT इनेबल्ड डिवाइस है। इसमें मेल्स आती हैं, कॉल्स आती हैं, मैसेजेस ये पढ़ के बता सकता है, चैट कर सकते हैं इसके थ्रू। जो भी हम सॉन्ग सुन सकते हैं, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ में ये हेल्पफुल है। इवन देखिए, कॉल अटेंड कर सकते हैं। और ये अवॉइडेंस जिसे हम कहते हैं कि किसी भी जो भी सामान रखे हुए हैं उनमें से किसी से ये टकरा नहीं रहा है, एक सेफ पैसेज रखे हुए हैं। जब सभी लोग चले गए हैं तो लुक आफ्टर भी कर रहा है घर को। आप देखिए कि व्हील बेस रोबोट है ये। व्हील बेस होने के कारण ही एयर मूवमेंट नहीं कर सकता, लेकिन एक ही फ्लोर पे ये स्मूथली चल रहा है। लाइट्स ऑफ कर देगा। तो एक घर में मेड की तरीके से ये एक्टिविटीज कर रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड है कि इनको रास्ते में याद आया कि कहीं हमने गैस तो नहीं ऑन छोड़ दी है। डायरेक्टली ऐप से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनुअल कंट्रोल के लिए। और जहां वो चाहती वहां उसको लेके जाएंगे। और उन्होंने देखा कि अरे हमारा माइक्रोवेव ऑन है, तो उसको वहीं से ऑफ कर सकते हैं। बच्चों को भी ये लर्निंग में उनकी हेल्पफुल है एक तरीके से। अब तो इस तरीके की चीज़ें काफ़ी पॉपुलर हो गई हैं, जैसे कि अलेक्सा हम यूज़ कर रहे हैं आजकल अपने बीच। लेकिन ये एक फेशियल रिकग्निशन के साथ साथ चलता फिरता अलेक्सा है। इट कैन इवन टेक फोटोग्राफ्स, उनको सेंड कर सकता है आपके डेडिकेटेड नंबर्स पे। तो ऑल इन ऑल बहुत सारी एक्टिविटीज़ ये। और जो असिस्टिव रोबोट्स हम देख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन, इसे
जो भी हमारे दिव्यांगजन है उसे कहेंगे। ये असिस्टिव रोबोट्स की सबसे माइलस्टोन चीज है जो हम इस समय देख रहे हैं, दैट इज अ ह्यूमनॉइड। ऐसे रोबोट्स जो कि ह्यूमंस के शेप में होते हैं और इसका नाम है असीमो। इसे होंडा ने बनाया है और बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, जैसे कि आपके फेशियल रिकग्निशन, गेस्चर रिकग्निशन, ह्यूमंस के साथ साथ ये उसी गेस्चर में भी बात करता है जिस गेस्चर में ह्यूमंस बात करते हैं, किसी से टकराता भी नहीं है, स्किल अवॉइडेंस जिसे हम कहते हैं। ये अपने समय में सबसे पहला रोबोट हुआ करता था जो कि स्टेयरकेस क्लाइंबिंग भी कर सकता था और उतर सकता था। एज अ वेटर देने वाला भी ये सबसे पहला रोबोट हुआ करता था, और भी कई सारे कंपटीटर्स हैं इसके। क्योंकि अगर हम इस पर ध्यान दें तो जब भी हम कोई सामान या ट्रे लेके जाते हैं हाथ में, तो दोनों ही हाथों को सेम पैरेलल रखना होता है एट इक्वल एंगल। अगर हम एक हाथ को भी टिल्ट कर देंगे तो जो भी हमने पकड़ा हुआ है ट्रे में वो गिर जाएगा। ये एक्टिविटी करने के लिए देखिए, हम बच्चों को अक्सर ट्रे में हाथ लगाए भी रहते हैं साथ साथ, तो उसको पकड़ के लेके चलना, कहीं गिर ना जाए। तो ये सारी खूबियां इसके अंदर हैं। तो इस तरीके से ट्रेन किया जाता है बनाने के बाद कि ये हमारे एनवायरनमेंट में काम कर सके हमारे साथ और लर्न कर सके हम उसको क्या सीखना चाहते हैं। अब ये उसके ट्रेनिंग स्टेज की फुटेज है जिसमें उसे 2 पाँव पे चलना ही अपने आप में एक सबसे बड़ा इसका फीचर हुआ करता था। और आप देख रहे हैं कि नाउ की डेवलपमेंट स्टेज ऐसी यहाँ तक पहुँच गई है कि ये 1 पाँव पे कूद रहा है। हम जब 1 पाँव या 2 पाँव पे चलने की बात करते हैं तो ये किसी भी आर्टिफिशियल डिवाइस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करें। 2 पाँव पे चलना, अगर अब बचपन में हम ध्यान दें अपने ऊपर, तो बैठने में छोटे बच्चों को करीब 7 से 8 महीने का समय लग जाता है। फिर धीरे धीरे वो खड़े होना सीखते हैं और 1 से 1.5 साल तक होते होते वो धीरे धीरे पकड़ के चल पाते हैं या चलना फिर सीख जाते हैं। तो हम ह्यूमन जो हम सबसे फाइनेस्ट क्रिएशन है नेचर के, हमें 2 पाँव पे चलने में सीखने में 1 से 1.5 साल का समय जो लगता है, वो सारी चीजें हम चाहते हैं कि एक आर्टिफिशियल डिवाइस में, एक मैन मेड डिवाइस में आ जाए कि वो 2 पाँव पे चलने लगे और अपने आप को बैलेंस कर सके। सभी जॉइंट्स, या हम यूं कह सकते हैं कि सभी मोटर्स को कितना रोटेट करना है, कितने डिग्री रोटेट करना है, ताकि नी का जो हमारा जॉइंट है, हिप्स का जो हमारा जॉइंट है और एंकल का जो हमारा जॉइंट है, वो कितने डिग्री मूव करे ताकि हम अपने आप को मेंटेन रखें, हम गिरे ना। और यही सीखता है छोटा बच्चा। हमारा जो ब्रेन है, जब जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ब्रेन यही लर्निंग करता है कि हम कैसे सीखें कि हमें कितने डिग्रीज, और यही सारी चीजें हम जब इस रोबोट को सिखा रहे हैं सिमुलेशन के थ्रू कि ये कैसे खड़ा हो पाएगा, कैसे। देखिए, अगर आप छोटे बच्चों को देखिए तो यही सारी एक्टिविटीज उनको भी सिखानी पड़ती है। उनके हाथ में अगर 1 साल से 2 साल के बीच का बच्चा हो, उसके हाथ में हम कोई सामान दे दें तो या तो सामान गिरा देगा या वो खुद गिर जाएगा, क्योंकि उनकी बॉडी अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन नहीं कर पाती है। बहुत ऊपर से कही गई बात है। एक्चुअली तो यही है कि उनके वो जो जॉइंट्स है, उनका जो कंट्रोलर है, जो ब्रेन है, वो जॉइंट्स को सही एक्यूरेट डिग्रीज कितना मूव करना है उनके कौन से जॉइंट को, ये बता नहीं पाता। ये नेचुरली फीडअप नहीं होता, ये सीखता है। हर बच्चा आके सीखता है। देखिए, सबसे हमारा शरीर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा ब्रेन, वो सबसे भारी पार्ट होता है। इसलिए बच्चों की गर्दन, छोटे बच्चों की हम गर्दन से उन्हें पकड़ते हैं और गर्दन ही बैलेंस होने में करीब 6 से 7 बच्चे बैठना भी सीख जाते हैं, तभी उनकी गर्दन हिलती रहती है, दाएं बाएं गिरती रहती है। हम उसे जब बच्चा बैलेंस करना सीखता है तभी वो सीधे बैठ पाता है। चलने में भी हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो सबसे बड़े चैलेंज है हमारे लिए, वो हमारा स्ट्रक्चर एक्चुअली एक इन्वर्टेड पेंडुलम स्ट्रक्चर है।
जैसे अगर पेंडुलम को उल्टा कर दिया जाए तो वो स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रक्चर है। जो सबसे भारी पार्ट है वो हमारा सर है, वो जो सबसे ऊपर है, और रिमेनिंग हिस्सा नीचे है। तो एक ऐसे स्ट्रक्चर वाले क्रिएचर को मैं कह सकता हूँ, उसको चलाना, इन्वर्टेड पेंडुलम स्ट्रक्चर को मेंटेन करना कि वो चल सके, बैलेंस रहे, अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करे। हर जब हम चलते हैं एक पांव से दूसरा पांव आगे बढ़ाते हैं तो हम कभी ये ध्यान नहीं देते हैं कि साइमल्टेनियसली हमारे जो पांव उठा एयर में होता है हमारा, उसमें कितने उसके हमारे सारे जॉइंट्स कितने कितने डिग्री मूव कर जाते हैं, हमारे बैकबोन थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है। और दूसरा पांव जब हम रखते हैं तो उसके बीच ये जो आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो इफेक्ट है कि एक पांव अभी पूरे तरीके से पड़ा नहीं है, दूसरा हमने उठा लिया है, तो इस दौरान हमारे बॉडी के बहुत जितने भी लिंक्स एंड जॉइंट्स हैं वो साइमल्टेनियसली मूव करते रहते हैं, और अगर एक भी उसमें से गड़बड़ हो जाए तो हम गिर जाएंगे। तो ये सारी मोटर्स एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो भी एक्चुएशन हो रहा है हमारी बॉडी पार्ट में, एक आर्टिफिशियल मैन मेड डिवाइस में ये फीचर्स देना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको कि हम जब असीमो के साथ लेके आए। अब आप देखिए इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ ये किया गया एक्सपेरिमेंट है कि एक पांव जब जमीन में पड़ रहा है और दूसरा पांव पीछे से रुट जा रहा है, तो उस दौरान भी अपनी बॉडी को मेंटेन रखना। और ये चीज हम नेचुरली सीख जाते हैं। वो जो बचपन का 2 साल का समय होता है जिसमें हम गर्दन बैठाना ये सब सीखते हैं, चलना सीखते हैं, अपने आप को मेंटेन करना सीखते हैं, उसमें इन्हीं एनवायरनमेंट में इतने छोटे रोबोट के लिए देखिए ये इट कैन क्लाइंब ऑल्सो। बहुत ही अच्छा डिजाइन है, बहुत ही अच्छे से प्रोग्राम किया गया है। पर ऐसी प्रोग्रामिंग स्किल्स एकाएक नहीं आती। जो सबसे पहला वीडियो हमने दिखाया आपको इसीलिए था कि बचपन से जब बच्चों के अंदर ये स्किल्स रहती हैं कि हम कोड कर सकें। कोडिंग एक दिन में आने वाली एक्टिविटी नहीं है। देखिए बहुत ही कितना ब्यूटीफुली ये साइकिल चला रहा है, और आप आगे जो देख रहे हैं वो दैट इज को ही वो फॉलो कर रहा है somewhat। वो उसका कैन से दैट इट इज जब वो रुकेगा तो वो भी उसकी साइकिलिंग भी रुक जाएगी। उसी से उसको ये का वो फॉलोअर है, जैसे लाइन फॉलोअर हम कहते हैं कि लाइन फॉलोअर में ये डिसाइड होता है, क्योंकि कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, और कहीं से भी कैसे वो जानेगा कि एजेस कौन से हैं, किधर जाना है, लेफ्ट या राइट। अभी तो वो जिस एक डेडिकेटेड टास्क के लिए बना दिया गया है, वो टर्न कैसे लेगा अगर कहीं से भी सिग्नल नहीं मिलेगा कि हमें कौन से पाथ को ऑप्ट करना है चलने के लिए। इस कारण से उसमें इस तरीके का एक सिस्टम बनाया गया है कि वो एक हेमिस्फेरिकल सिस्टम, या हम कहें कि कंट्रोलर है वो, जिसको वो फॉलो करता हुआ मूव कर रहा है। हम बात कर रहे थे कि हम ऐसी स्किल्स को बच्चों में भी दे सकते हैं वाया कोडिंग। अब ये देखिए, अब हम आ गए हैं असिस्टिव का एक और फेज है कि हमें डिफेंस सर्विसेज में या आर्मी में इसका यूज हो सके। असिस्टेंस वहाँ बहुत रिक्वायर्ड होता है। डीप सी एक्सप्लोरेशन या डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में ऐसे टास्क जो कि ह्यूमंस के लिए हजार्डियस हैं, उसमें हम रोबोट्स को यूज करें। और ये जो अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सभी अनमैन्ड व्हीकल्स हैं, मानव रहित विमान जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं। ऐसे वेपन्स, ड्रोन्स, अनमैन्ड ड्रोन्स, इनको यूज करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमें ह्यूमन लॉस नहीं होता है किसी भी तरीके के वॉरफेयर में। जैसे आप देख रहे हैं ये अनमैन्ड बोट है, अनमैन्ड जीप है, ये ATV भी कह सकते हैं आर्मी के लैंग्वेज में। ऑल टेरियन व्हीकल, किसी भी टेरियन में जाने में सक्षम, किसी भी तरीके की ऊबड़ खाबड़ दलदल मिट्टी वाले इलाकों में चलने में सक्षम ये रोबोट्स हैं।
और ये सभी मानव रहित हैं। ये देखिए बोट है, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे ये चॉपर हैं, अनमैन्ड ड्रोन्स हैं। ड्रोन्स तो अब काफी पॉपुलर हो चुके हैं। बहुत बड़ा एरिया है ये अनमैन्ड का, इसके थ्रू हम कैसी भी तरीके का एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, वो चाहे एनिमी एक्सप्लोरेशन हो या फिर एक्सप्लोरेशन हो, इसी तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन हो या वॉरफेयर में कोई रेस्क्यू ऑपरेशन लेना हो, इन सभी जगहों पे हम असिस्टेंस, मदद पहुंचाई जा सकती है। और यही हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि असिस्टिव रोबोट, वो रोबोट्स जो किसी भी तरीके का असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं ह्यूमन बींग्स को। ये एक एनिमेटेड मॉडल है कि अगर इस तरीके के, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर एक ATV ऑल टेरियन व्हीकल डेवलप किया जाए तो उससे हम इस तरीके के बेनिफिट्स ले सकते हैं। और डीप सी एक्सप्लोरेशन में, क्योंकि हम जैसे ही समुद्र में गहराई में ज़्यादा जाते हैं, वहाँ पे प्रेशर बढ़ता चला जाता है, दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। ऐसे एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स के लिए हम ऐसी अनमैन्ड सबमरीन्स, हम कह सकते हैं, का यूज करते हैं। और वॉर में तो बहुत ही, ये जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल यूक्रेन और रशिया का वॉर चल ही रहा है, तो ऐसे वॉरफेयर गेम्स में भी अगर अनमैन्ड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने लगेगा तो भी आर्मी इसको यूज़ करेगी। वो निश्चित तौर पे अपने सैनिकों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने में सक्षम है। इसके लिए आजकल काफ़ी देशों में अलग अलग तरीके के रिसर्च प्रोग्राम्स बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सभी चीज़ों में कोडिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हमें वहाँ पे अपने उस असिस्टिव रोबोट में पहले से ही मोस्ट ऑफ द चीज़ें प्रोग्राम करनी होती हैं, या फिर लर्निंग बाय डूइंग जैसी चीज़ को के लिए हमें उसे ट्रेन करना होता है। इन सभी चीज़ों के लिए कोडिंग बहुत ज़रूरी है, और कोडिंग की हैबिट बच्चों में बचपन से ही डाली जाने के लिए बहुत ही, अब तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्टेम्स प्रोग्राम चला रही है, जिसे हम कहते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। क्योंकि कोडिंग एक दिन में नहीं आती, और सिर्फ लैंग्वेज सीख लेना कोडिंग, लॉजिक डेवलप, IQ डेवलप करना, कैसे आप किसी प्रॉब्लम को कम से कम शब्दों में सॉल्व कर लेंगे। बहुत लंबे चौड़े कोड लिखना एक बहुत अच्छे कोडर की हैबिट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर बच्चे धीरे धीरे बचपन से ही सीखेंगे तो निश्चित तौर पे जब वो 12th या उसके बाद ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे तो बचपन से ही अगर उनके अंदर इसकी हैबिट रहेगी, बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल्स और बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉजिक डेवलप करने की हैबिट आ जाएगी। और यही हैबिट ही ऐसे नोवेल और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए सबसे बेनिफिशियल या फ्रूटफुल कंडीशंस डेवलप करती है कि जो भी यंग माइंड्स हैं वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकें और ऐसी चीज़ें सोच और डेवलप कर सकें। मोस्ट ऑफ द केसेस में इतने बल्कि लेंथी कोर्स अगर हो जाएंगे तो उनको डिबग करना ही बहुत टफ। और अनमैन्ड कार्स, अब तो अनमैन्ड कार्स देखिए, जैसे अनमैन्ड कितनी छोटी सी है, लेकिन ऐसे आप देख के सोच रहे होंगे कि ऐसे कितने भी कई तरीके की ये ऐसे प्रोडक्ट्स और डिवाइसेस हैं जिनका हर देश में, हर शहर में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, अलग अलग ऑपरेशन। ये जब भी मौका मिले आप अपने घर के बच्चों छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी
एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखिए जिसमें वो लॉजिक डेवलपमेंट की अच्छी हैबिट उनके अंदर आ सके। अब कि ये आने वाले समय में का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला। फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा अपने फ्रेंड्स को, अपने व्यूअर्स को, कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्किल में सर्कुलेट कीजिए। अभी बने रहिए हमारे वीडियो पे, क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी मैं आपको आगे एक ऐसा रोबोट दिखाने वाला हूं जो कि अपने फीचर्स में एकदम हूबहू एक चौपाए जानवर की तरह पेश आता है, वैसे ही चलता है, वैसे ही संभलता है, और बहुत ही वो पॉपुलर हुआ था। बने रहिए मेरे इस चैनल पे, अपने फ्रेंड को भी इसको शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। फ्रेंड्स, अभी मैं जिसकी बात कर रहा था वो है ये बिग डॉग। ये यूएस की कंपनी बोस्टन डायनेमिक्स ने डेवलप किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखने में अगर अभी तो ये एक टेस्टिंग फेज का है, जब इसे डिफेंस सर्विस में यूज किया जाता है किसी टास्क के लिए, तब इसकी वेशभूषा एकदम ऐसी हो जाती है कि लगता है कि एक चौपाया जानवर ही चला है। देखिए, इसने इसको धक्का दिया और इसने एकदम, जैसे कि अगर आप चौपाए जानवर को जब धक्का देते हैं तो वो अपने आप को जैसे संभालता है, जो उसकी नेचुरल प्रतिक्रिया होती है, एकदम उसी तरीके से इसके आप देखेंगे कि लेग्स का अलाइनमेंट उसी तरीके से हुआ कि ये संभल रहा है। अभी आप देख रहे थे इतने टफ टेरियन में ये चढ़ रहा था, अब ये बर्फ पड़ी हुई है, उस पे सीधे भी चल रहा है और हॉरिजॉन्टली भी चल के उतर रहा है। ऐसे डिफिकल्ट टेरियन में ये उतर सकता है और बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसी इंजीनियरिंग मार्वल को देखते हैं। देख रहे हैं अपने आप को कैसे संभालना है, जैसे एक्चुअली में एक चौपाया जानवर ही हो जो उतर रहा हो। बिग डॉग का इस्तेमाल यूएस आर्मी ने, आप देखिए, बहुत किया है। अब वो इसको काफ़ी यूज़ करते। देख रहे हैं ये कितने स्लिपरी फ्लोर पे भी, और कितना टफ टेरियन है, ये बर्फ पड़ी हुई है, जमीन स्लिपरी है, पथरीली भी है, पीछे दिख रही थी, और वहाँ पे भी ये अपने आप को कैसे संभाल रहा है और पूरा नहीं गिर रहा है। जो भी इसके ऊपर सामान है उसको लेके ये अपने आप को, इसकी मोटर्स इस तरीके से प्रोग्राम की गई हैं कि ये फाइनली अपने आप को स्टेबल पोजीशन में ले आ जाता है। इस रोबोट का इस्तेमाल यूएस आर्मी ने अफगानिस्तान वॉर के समय खूब किया था। वहाँ पे ये बहुत ही उनका वन ऑफ द फेवरेट कंपोनेंट था। अब हम आते हैं, ये देख रहे हैं, तो बोलते हैं ऐसे रोबोट्स को बोला जाता है नेचर इंस्पायर्ड रोबोट्स। ये जो नेचर इंस्पायर्ड रोबोट्स होते हैं, जैसे इसके पहले वाला भी हमने देखा, उसे भी हम कह सकते हैं नेचर इंस्पायर्ड रोबोट। नेचर इंस्पायर्ड रोबोट जो होते हैं वो किसी न किसी नेचुरल जानवर से इंस्पायर करके ही उनकी डिजाइन और उनका इवन ऑपरेशन भी बनाया जाता है। जैसे देख रही हैं, एक पानी में रहने वाले सांप से ये, और जमीन पे चलने वाले सांप की ही तरह ये लग रहा है। वैसे ही ये डीप इस पूल को एक्सप्लोर कर रहा है, उसी तरीके से स्विम कर रहा है। इस तरीके की फीचर एक आर्टिफिशियल डिवाइस में दे पाना, हम स्विमिंग कैसे करते हैं, और जो हमारे सबमरीन है, बाकी भी आर्टिफिशियल डिवाइसेस हैं जो यूज होती हैं,
वो कैसे स्विम करती हैं। और आप सोचिए अगर इस तरीके के शेप के रोबोट्स होने लगे जो एक्चुअली फील्ड वर्क में काम कर रहे हैं, कि हम इनका स्टूडेंट क्या बना सकते हैं और क्या चला सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इस तरीके का रोबोट जिसे हम कहते हैं माइक्रो माउस। भारत में होने वाले रोबोटिक्स के इवेंट्स में ये सबसे बड़ा इवेंट है। आप देख रहे हैं, आपने देखा भी होगा, अक्सर पेपर में रोज निकलता है, बिल्ली को चूहे तक पहुंचाओ, रास्ता ढूंढो, ये वही इवेंट है। यहाँ भी एक रोबोट है जो कि किनारे है और उसे मिनिमम टाइम में रास्ता ढूंढते हुए बीच में पहुंचना है। लेकिन जो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज आती है, हम उसे देख रहे हैं ऊपर से और हमें लगता है कि बस इधर से जाओ, पहुंच जाओ। लेकिन ऐसा है नहीं, कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, आप देख नहीं सकते। ऐसा समझिए कि अगर हम एक भूल भुलैया में छोड़ दिए जाए जहां हम ऊपर से उसको नहीं देख सकते, टॉप व्यू, तो हम किस तरीके से भूल भुलैया को सॉल्व करेंगे और बीच में पहुंचेंगे और फिर वहां से जल्दी से बाहर निकल गए। ये उसी का इवेंट होता है। रोबोट को, जैसे आप ये रोबोट जो देख रहे हैं, ये दीवार को सेंस कर रहा है और जहां से ओपनिंग मिल रही है वहां से वो टर्न ले रहा है, लेकिन उसके सेंसर्स बार बार टर्निंग में अटक जा रहे हैं। ये अभी इसके डिजाइन का फ्लॉ है। और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो जब इस फ्लॉ को दूर कर लेंगे, तो अभी आप देखेंगे कि वो कितनी स्मूथली इसमें रन कर पाएंगे। अब ये देखिए, उस चीज को सॉल्व करने के लिए कि वो कहीं अटके ना, कितना छोटा सा ये बनाया गया है और ये कितना ब्यूटीफुली उस शेप को चेक कर रहा है कि मुझे किधर जाना है, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। अगर गलत रास्ते पे जा रहा है, जैसे हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो फिर लौट के वापस अपनी जगह पे आते हैं और सोचते हैं कि नहीं, ये रास्ता गलत था, हमें सही रास्ते पे चलना है। ठीक वैसा ही ये रोबोट भी कर रहा है, पहले गलत रास्ते पे जाता है और ये देखता है कि अगर वो रास्ता गलत है तो लौट के वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आता है और फिर वो सही रास्ते का चुनाव करता है। और ये सब कुछ उसके हार्डवेयर में तो बहुत कम, मिनिमम 2 सेंसर्स लगे होते हैं सिर्फ ये चेक करने के लिए कि वॉल किधर है और ओपनिंग किधर है। बाकी जो इसकी एल्बो है, एक्चुअली यही चीज हमारे अंदर भी होती है। अगर हम किसी के घर पहली बार जा रहे हैं तो देखिए, अक्सर जब हम छोटे थे तो हमारे घर वाले हमको किसी ऐसी के घर नहीं भेजते थे क्योंकि रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे। दूसरे शहर में नहीं भेजते थे, कोई एग्जाम हो जाए तो वहां नहीं भेजते थे, कोई साथ जाता था क्योंकि कहते थे रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे। मतलब हमारा जो कंट्रोलर है, हमारी एल्बो भी इतनी अच्छे से नहीं बनी हुई है कि हम गलत रास्ते पे चले गए तो वहां से सही रास्ता ते हुए पहुंच जाए। यहाँ कोई बताने वाला नहीं है। प्रोग्राम शुरू होने से पहले या इवेंट शुरू होने से पहले हम कहें कि एरिना भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है कि किस एरिना पे चलना है। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको सिर्फ ये बताया जाता है कि कितना किस डायमेंशन का एरिना। बाकी एरिना नहीं डिस्क्लोज होता और उसके कलर्स वगैरह कुछ बता दिए जाते हैं, ताकि अगर कोई कलर बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई कर रहा हो तो वो ऐसे सेंसर्स लगा। बाकी रोबोट को खुद एक जगह देखिए, ये कहाँ रास्ता बंद है, कहाँ रास्ता खुला है, किधर से जाना है, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, और वो बीच में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये पूरा डिसीजन उसमें जो एल्गो डाली गई है, जो कोडिंग की गई है, उसके ऊपर ही डिपेंड है।